हेलो साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, बिना साइंस पढ़े हुए आप ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो अगर तुमको सिलेक्शन लेना है तो मेरे इस साइंस के वीडियो को लास्ट तक देख लेना। काफ़ी सारे बेहतरीन क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। तो देखिए भाई, एक ध्वनि तरंग की चाल 320 मीटर पर सेकंड है। यदि तरंग दैर्घ्य 0.4 मीटर है तो इस तरंग की आवर्ती बताओ कितनी होगी, यानी कि फ्रिक्वेंसी आपको निकालनी है। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वेग बट्टे में आपकी तरंग दैर्घ्य यानी कि v अपॉन में लैम्बडा। तो वेग कितना है 320 है और लैम्बडा कितना है 0.4 है। तो मेरे भाई मैं क्या करता हूं, पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो पॉइंट को हटा देता हूं, ऊपर एक जीरो लगा देता हूं। तो 4 8 का 32 यानी कि 800 तुम्हारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है क्योंकि यह खाली स्थान वाला होता है। अब तुम्हारे घरों में जो बल्ब लगे होते हैं, तुम्हारा घर हो चाहे मेरा घर हो, उसमें जो बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। क्यों भाई? वो फिलामेंट तुम्हारे लोहे का भी बना हो सकता है, वो फिलामेंट तुम्हारा चांदी का भी बना हो सकता है, वो फिलामेंट तुम्हारा सोने का भी हो सकता है, लेकिन वो नहीं होता, वो टंगस्टन का ही होता है। क्योंकि मेरे भाई देखो, आप सभी को पता है कि बल्ब जब जलता है तो काफी ज्यादा मात्रा में हीट जनरेट करता है, यानी गर्मी ज्यादा जनरेट करता है। तो एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो पिघले ना मेरे भाई। तो इसका मतलब सर उच्च प्रतिरोध होता है और उच्च गलनांक होता है, यानी कि इसको कितनी भी गर्मी दो ये पिघलेगा नहीं। नॉर्मली जो बल्ब का टेम्परेचर होता है 100 200 डिग्री 300 डिग्री, उस पर तो ये पिघलता नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो। राइजोपस में कौन सी संरचना बीजाणु निर्माण के माध्यम से प्रजनन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होती है? तो मेरे भाई पहली बात तो जो राइजोपस है इसमें आपका अलैंगिक जनन होता है। राइजोपस में कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। और मेरे भाई कौन जो है इसके जनन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है? बीजाणु धानी। ऑप्शन नंबर ए का आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई। भार और द्रव्यमान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चंद्रमा पर द्रव्यमान और भार दोनों में परिवर्तन होता है। चंद्रमा पर केवल द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। चंद्रमा पर केवल भार में परिवर्तन होता है। चंद्रमा पर न तो द्रव्यमान में और न ही भार में परिवर्तन होता है। अब देखो मेरे भाई, एक ये है तुम्हारी धरती, ये तो मेरे भाई क्या हो गई, हमारी धरती माता हो गई। ये तुम्हारा क्या हो गया? चंद्रमा हो गया। ये क्या हो गया? चंद्रमा। अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इनका जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वो चंद्रमा पर 1/6 होता है पृथ्वी की तुलना में। अगर पृथ्वी पर कोई चीज़ 6 किलो की है ना, तो वो तुमको चंद्रमा पे 1 किलो की महसूस होगी, क्योंकि 1/6 है। तो इसका अगर 1/6 निकालेंगे तो 6 से 6 कट जाने, 1 किलो आंसर आएगा। तो मेरे भाई चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो धरती की तुलना में 1/6 है। यानी धरती पर अगर कोई चीज़ 6 किलो की है तो चंद्रमा पे वो चीज़ 1 किलो की हो जाएगी। यानी कि सर भार में तो परिवर्तन हो गया भाई, इस पे 6 किलो की, इसमें 1 किलो की, तो भार में परिवर्तन होगा। बिल्कुल सर, भार में तो क्या होगा सर, भार में तो परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। मेरे भाई मान लो कि यहाँ पर तुम्हारे पास में एक इतना बड़ा बाल्टी है, मान लो ये बाल्टी है, इसमें मान लो इतना पानी यहाँ पर चाहिए इसको भरने के लिए, तो इतना ही पानी यहाँ पर चाहिए। भाई पानी तो सेम चाहिए, बस वजन कम हो जाएगा उसका, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम है। तो मेरे भाई केवल भार में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर जो मान लो तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, मान लो इतना बड़ा मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, तो धरती पे है तब भी इतना ही बड़ा होगा ये। इसको चंद्रमा पे ले जाओगे तब भी ये मोबाइल तुम्हारा इतना ही बड़ा होगा, बस वजन कम हो जाएगा इसका। ठीक है, तो केवल भार में परिवर्तन होता है। तो बेहतरीन सवाल था, आगे आ जाओ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों के चारों सब्जेक्टों का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में।
100 रुपये के अंदर आपको इन चारों के चारों सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों के ऑप्शन आपको मिलेंगे, फिर उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको मिलेगा। यानी कि कुल मिला के अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो जो पीडीएफ है वो आपको उस पैटर्न पर आधारित मिलेगा जिस पैटर्न से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन लेवल के होंगे और इन क्वेश्चनों को पढ़ के आप कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं और रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन ले सकते हैं। अब से पहले भी मेरे भाई हमने ऐसा पीडीएफ बनाया है और बहुत सारे बच्चों को, यानी जिन जिन बच्चों ने पीडीएफ लिया सभी को मेरे भाई उस पीडीएफ से हेल्प मिली। बहुत सारे बच्चों ने वापस आके कमेंट किया कि सर आपने जो पीडीएफ हमें दिया था उस पीडीएफ से काफ़ी सारे क्वेश्चन हूबहू हमें एग्जाम में देखने को मिले थे। तो मात्र और मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। मैं गारंटी देता हूं मेरे भाई कि इस पीडीएफ से आपकी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जैक्ट मिलने वाले हैं। तो मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। जिसको भी चाहिए नंबर आपके सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एसआई पद्धति में औसत चाल का सही मात्रक क्या है? तो बताइए मेरे भाई, एसआई पद्धति में औसत चाल का मात्रक क्या है? तो औसत चाल क्या होती है? दूरी बटे समय होती है। औसत चाल क्या हो गई? दूरी बटे में समय, यानी कि मीटर पर सेकंड। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अभिक्रियता श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु अल्पतम अभिक्रियाशील है? यानी सबसे कम अभिक्रिया कौन सी धातु करती है? सोना, लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि बचपन से तुम अपनी मम्मी को देखते आ रहे होंगे। बचपन से तुम अपनी मम्मी को देखते आ रहे होंगे। तुम्हारी मम्मी के पास में दो चीज़ होंगी। मान लो एक तो तुम्हारी मम्मी के पास में सोने का मंगलसूत्र है, एक तो सोने का मंगलसूत्र है और एक मेरे भाई चांदी की पायल है। तो तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि उनकी पायल का जो कलर है ना वो तो बदल गया होगा। भाई चांदी वैसे तो वाइट कलर की होती है, लेकिन जब आप देखोगे तुम्हारी मम्मी उन पायलों को पहनती है तो मेरे भाई उनका कलर चेंज हो गया, यानी वो काले कलर की हो गई होंगी। तो मेरे भाई क्योंकि अभिक्रिया करती हैं, अब चांदी तो रिएक्शन करती है, इस वजह से उसका तो कलर काला पड़ गया। लेकिन तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि तुम बच्चे से बड़े हो गए लेकिन तुम्हारी मम्मी का जो मंगलसूत्र है उसका कलर चेंज नहीं हुआ, यानी कि कलर चेंज हुआ ही नहीं, क्योंकि सोना अभिक्रिया नहीं करता। इसका मतलब सबसे कम अभिक्रिया कौन करता है? सोना। अगर अभिक्रिया करता तो तुम्हारी माँ का जो मंगलसूत्र है उसका भी कलर चेंज हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। तुम बच्चे से बड़े बन गए लेकिन उसके कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि वो अभिक्रिया करता ही नहीं है। अगर मान लो मंगलसूत्र लोहे का होता तो उस पर जंग लग जाती, ठीक है, लेकिन वो सोने का है तो सबसे कम अभिक्रिया करती है सोना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 4 किलो द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 2 सेकंड की अवधि के लिए एक नियत बल कार्य करता है। उसका वेग 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। यदि यही बल 4 सेकंड की अवधि के लिए प्रयुक्त किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग बताओ कितना होगा? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। यहाँ पे बोला गया कि 4 किलो द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इसमें क्या हुआ कि 2 सेकंड की अवधि के लिए उस पर क्या करता है? एक नियत बल काम करता है। तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले तो मेरे भाई देखो इसका त्वरण निकालो, इसका जो त्वरण है वो निकालो मेरे भाई, ए की वैल्यू निकालो। तो त्वरण होता है अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग, ठीक है मेरे भाई, सॉरी अंतिम वेग को v लिखते हैं, ठीक है। अंतिम वेग माइनस का प्रारंभिक वेग अपॉन में होता है t। तो यहाँ पे अंतिम वेग भाई तो 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ के 8 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी अंतिम कितना है 8। शुरुआत में कितना था 2, बटे में टाइम कितना लगाया 2 सेकंड का, 2 का भाग देंगे, 2 में से 8 में से 2 घटाएंगे 6, 6 में से 2 का भाग देंगे 3, यानी जो त्वरण है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। लेकिन तुमसे तो अंतिम वेग पूछा है। अब अंतिम वेग क्या होता है? सर अंतिम वेग होता है आपका मेरे भाई क्या, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि v बराबर में
u प्लस में AT, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा अपने, v बराबर u प्लस में AT। तो मेरे भाई u की वैल्यू कितनी है, यानी कि प्रारंभिक वेग कितना है आपका 2 है, प्लस में a की वैल्यू कितनी आ गई 3, और टाइम अब कितना है 4 सेकंड का, तो 3 गुणा में 4, तो 4 तिया 12 और 12 में 2 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 14। तो सी आंसर आपका करेक्ट है। सी आंसर देने वालों ने मजे कर दिए। अगले सवाल को चेक करो। पादपों में पत्तियों में बना भोजन खाली स्तन नामक जटिल ऊतक के द्वारा अन्य भागों में पहुंचता है। तो सीधी सी बात है, अगर ये बोलता कि बताओ पानी किसके द्वारा पहुंचता है, तो पानी यानी कि जो जल है वो पहुंचता है किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। लेकिन सर यहाँ पे तो भोजन की बात हो रही है, भोजन बोल दो या खनिज लवण बोल दो, ये किसके द्वारा जाते हैं, फ्लोएम के द्वारा जाते हैं। तो राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन, पारमाणविक प्रतीकों के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रतीक को तत्व फास्फोरस के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो बताओ मेरे भाई, इनमें से किसके द्वारा फास्फोरस को दर्शाया जाता है। जैसे कि मैं तुमसे बोलूं कि भाई सोना को किससे दर्शाया जाता है, आप बोलेंगे सर Au से दर्शाया जाता है। मैं तुमसे बोलूँ कि बताओ सोडियम को किससे दर्शाते हैं, आप बोलेंगे Na से। उसी तरीके से फास्फोरस को किससे दर्शाया जाता है, P से। और जो पोटेशियम है इसको दर्शाया जाता है K से। तो कंफ्यूज मत होना भाई, फास्फोरस P है और पोटेशियम K है। अगला क्वेश्चन चेक करो। निम्नलिखित में से कौन सा अणु ओजोन के निर्माण के लिए उच्च ऊर्जा पैराबैंगनी द्वारा विभक्त होता है। तो सर ओजोन का निर्माण की बात हो रही है। ओजोन का निर्माण, सर ओजोन का फॉर्मूला था O3, यानी ओजोन बनती है किससे, ऑक्सीजन से। तो राइट आंसर आपका डी होगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो। प्रोटॉन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब भाई देखो, तुम्हारे पास में 3 चीज होती है। एक तो होता है आपका इलेक्ट्रॉन, एक होता है मेरे भाई आपका प्रोटॉन, और एक होता है मेरे भाई आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, 3 चीज होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है, माइनस चार्ज होता है मेरे भाई, प्रोटॉन पे प्लस होता है, और न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन उदासीन है। अब यहाँ पे बोला कि प्रोटॉन आवेश में उदासीन है। अरे सही बोला है ना इसने, तो प्रोटॉन आवेश में उदासीन है। कौन बोल रहे हैं भाई, प्रोटॉन पे तो प्लस चार्ज होता है, तो उदासीन तो न्यूट्रॉन पे होता है। मतलब पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे देखो, सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में बोला कि प्रोटॉन ऋणात्मक आवेश है। सर ऋणात्मक तो इलेक्ट्रॉन पे होता है, मतलब ये वाला भी गलत है। अब बी और सी में से कोई एक आंसर होगा। देखो यहाँ पे बोला कि प्रोटॉन धनात्मक रूप से आवेशित होता है, यहाँ तक तो ये बात सही है। फिर इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/2000 होता है। नहीं सर, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/2000 ये प्रोटॉन नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन होता है। तो मेरे भाई ये गलत हो गया दोस्त। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा, सी होगा कि धनात्मक आवेश होता है, बिल्कुल। और इसका जो द्रव्यमान है 1 इकाई के रूप में माना जाता है, बिल्कुल सर, ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को देखो। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक बताओ क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कीजिए मेरे भाई, कैसे तुम इस सवाल को कर पाओगे। तुम्हारे सामने पहला ऑप्शन है n/m², ठीक है सर। दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास में है nm²/kg²। तीसरा ऑप्शन तुम्हारे सामने है kg/m³। और चौथा ऑप्शन तुम्हारे पास में है n/kg²/m²। तो बताओ मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। बेहतरीन सवाल है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी, nm²/kg² होता है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि बताओ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जो ऑप्शन 1 है ना मेरे भाई, ऑप्शन 1, ये बताओ मेरे भाई किसका फॉर्मूला होता है। तो आप बोलेंगे कि सर जो ऑप्शन 1 है ना,
ये हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे ठीक है त्वरण का होता है, ठीक है। ये हमारे किसका मात्रक होता है, तो आप बोलेंगे सर सॉरी यार त्वरण का नहीं होता, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये दाब का होता है, ठीक है मेरे भाई। किसका मात्रक होता है, आपके दाब का होता है, ठीक है, प्रेशर का होता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। मैं अगर बात करूं मेरे भाई कि केजी अपॉन में मीटर क्यूब, ये किसका होता है, तो आप बोलेंगे सर ये घनत्व मापने का होता है। किसको मापने का मेरे भाई, आपके घनत्व को मापने का होता है, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। क्लियर मेरे भाई, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो। उच्च ऊर्जा आवश्यकताओं और नियत शरीर तापमान वाले जंतुओं जैसे कि पक्षियों और स्तनधारियों में खालिस्तान कोष्ठीय हृदय होता है। तो पक्षी और स्तनधारियों में कितने कोष्ठ का हृदय होता है, सर 4 कक्ष का हृदय होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किस किरण का उपयोग गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करने के लिए नहीं किया जाता है। तो बताओ मेरे भाई, प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करने के लिए किस किरण का उपयोग नहीं किया जाता। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक किरण जो उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित होती है, क्या इसका उपयोग नहीं किया जाता। फिर बोला मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जो फोकस से होकर परावर्तित होती है, क्या इसका उपयोग नहीं किया जाता। मुख्य अक्ष के लंबवत एक किरण जो फोकस दूरी से होकर परावर्तित होती है, क्या इसका उपयोग नहीं होता। फोकस से बाहर गुजरने वाली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है। तो मेरे भाई बात हो रही है यहाँ पर कि प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करने के लिए किस किरण का उपयोग नहीं किया जाता। तो जो लंबवत किरण होती है ना, इसका उपयोग नहीं करते मेरे भाई, ठीक है, लंबवत किरण का उपयोग नहीं करते। ऑप्शन नंबर सी। मेगाफोन, हॉर्न और स्टेथोस्कोप वे उपकरण हैं जिनका उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो मेगाफोन हो गया, जो तुम्हारे पास में जो हॉर्न होती है उसका उपयोग, और जो स्टेथोस्कोप है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। ध्वनि के आयाम को नियंत्रित करने के लिए, ध्वनि का उत्पादन, संचरण और प्रवर्धन करने के लिए, ध्वनि को अवरुद्ध करने के लिए, या फिर आपका तारत्व बदलने के लिए। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए भाई, तुम मेगाफोन को छोड़ो, जिनको मेगाफोन के बारे में नहीं पता रहने दो, जिनको स्टेथोस्कोप के बारे में नहीं पता और भी रहने दो, लेकिन हॉर्न तो आपको पता है ना। तुम्हारी बाइक में हॉर्न लगी होगी, तुम्हारे घर में अगर कोई 4 व्हीलर है तो उसमें भी हॉर्न लगी होती है, ट्रक में भी हॉर्न होती है, ट्रेन में भी हॉर्न होती है। तो ये हॉर्न क्या करती है, सर ध्वनि का उत्पादन ही तो करती है। ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे भाई। स्टेथोस्कोप डॉक्टर रखते हैं भाई, ठीक है। डॉक्टर का भी आपने देखा होगा कि डॉक्टर क्या करते हैं, 2 ईयरफोन तो अपने कानों में लगाते हैं और फिर आपकी छाती पे रख के उसको चेक करते हैं, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके का एक होता है, ठीक है, डॉक्टरों के पास में, ठीक है, इस तरीके के डायग्राम्स, ठीक है, इस तरीके का होता है डॉक्टरों के पास में। इनको तो लगा लेते हैं कानों में और इसको तुम्हारे छाती पे रख रख के चेक करते हैं, ठीक है, वो स्टेथोस्कोप होता है। किसी धातु को निष्कर्षित करने के बाद उसे परिष्कृत करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। धातु को मिश्र धातु में परिवर्तित कर, देखो यहाँ पर बोला परिष्कृत, परिष्कृत का मतलब होता है शुद्ध करना, ठीक है, परिष्कृत का मतलब होता है शुद्ध करना। तो यहाँ पे देख लो भाई, निष्कर्षित धातु से अशुद्धियां दूर करना, भाई अशुद्धि दूर होगी मतलब शुद्ध होगी, तो ऑप्शन बी होगा। अगले क्वेश्चन को चेक करो। निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय जीव अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि के रूप में खंडन को दर्शाता है। तो अलैंगिक जनन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया था कि राइजोपस में अलैंगिक जनन होता है, तो वही की तो बात हो रही है मेरे भाई, स्पाइरोगाइरा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। किस प्रकार की रक्त वाहिकाओं की भित्तियां मोटी और लचीली होती है ताकि वह उच्च दाब को सहन कर सके। तो मेरे भाई किस प्रकार की रक्त वाहिकाओं की जो भित्ति है वो मोटी भी होती है और लचीली भी होती है ताकि वो उच्च दाब को मेरे भाई क्या कर सके, उच्च दाब को सहन कर सके। तो सर ऐसा काम तो हमारे शरीर में धमनी करती है, ठीक है, ऐसा काम तो हमारे शरीर में कौन करती है, धमनी करती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। जलीय विलयन में क्षार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो मेरे भाई क्षार के बारे में पूछा है, क्या क्षार स्वाद में खट्टे होते हैं क्या। अरे सर किसने बता दिया, क्षार तो स्वाद में कड़वे होते हैं मेरे भाई। ये जल में OH- आयन देते हैं, बिल्कुल सर ये बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है। जो क्षार हैं वो जल में OH- आयन देते हैं। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूंगा क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।